नमस्कार, आदाब, ज़िंदगी ज़िंदाबाद। दोस्तों, ज़िंदगी के सफ़र में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो कि ज़िंदगी के सफ़र को यादगार बना देती हैं। वैसे मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि हर इंसान ही सफ़र में रहता है। ज़रूरी नहीं कि वो सफ़र गाड़ी, रेलगाड़ी या कार, जीप में करे, लेकिन कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो यादगार बन जाते हैं। मेरे साथ हैं सुभाष जी बिश्नोई साहब, सिरसा से सुपरवाइज़र, मंडी बोर्ड के सुपरवाइज़र पद से रिटायर्ड हुए हैं। रिटायर होने के बाद अक्सर लोग यात्राओं पर निकलते हैं और ये एक अनूठी यात्रा पर निकले हैं। ऐसी अनूठी यात्रा जो एक यात्रा तो है ही, बल्कि उसकी अभी मंजिल दिखाई नहीं दे रही है। मंजिल का एक संदेश स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और संदेश ये है कि जल बचाओ जीवन बचाओ, यानी कि जल जीवन अभियान के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। नमस्कार सुभाष जी। नमस्कार। नमस्कार सर। और सुभाष जी के साथ सुभाष अरोड़ा जी भी हैं, जो कि मंडी डबवाली के निवासी हैं, इनके मित्र भी हैं। वो भी यहाँ पर इनका हौसला, हिम्मत और उत्साह बढ़ाने के लिए आए हैं। विशेष तौर पर सुभाष जी आज वर्चुअस क्लब इंडिया मंडी डबवाली के खूबसूरत प्रांगण में बैठे हैं, तो मेरा सौभाग्य है कि मैं सुभाष जी से बातचीत कर रहा हूँ। जनाब ने 5800 किलोमीटर की यात्रा तय की है, लगभग 47 जिले और बहुत से गाँव, 700-800 गाँव इन्होंने अपनी सफ़र के दौरान देखे हैं और 2 पहिए पर घूमे हैं। उस पर मोटर नहीं लगी हुई है। अपने पैरों के दम पर, अपने घुटनों के दम पर एक जुनून के साथ ये सफ़र तय किया है। सुभाष जी, ये जुनून मैंने देखा था आपका, लेकिन उस वक्त तो आपने लगभग 200-250 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। और वो कहते हैं ना कि शुरुआत जिसकी आगाज़ अच्छा है उसका अंजाम भी अच्छा होता है। आपकी आगाज़ देखकर मुझे लगता था कि आप कहीं बड़े मिशन पर निकलेंगे। तो ये हरियाणा का सिरसा ज़िला घूमते घूमते ये बिहार, ये राजस्थान, ये उत्तर प्रदेश, ये पंजाब कैसे निकल गए? बहुत अच्छा आपने कहा कि जल जीवन मिशन जो है वो एक भारत सरकार का कार्यक्रम है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अगर मैं कहूँ तो ये एक स्वप्न प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट है जो वो अभी 19 में लेकर के आए और 2024 तक हर घर को नल से जल देना है। जब मैंने इसके बारे में रिटायरमेंट के दौरान जो है उससे पहले ही मैंने सुना और पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने इसके बारे में कुछ अध्ययन किया तो मुझे पता लगा कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट 18 में आई कि अगर जल की बर्बादी होती रही तो देश में मंदी का दौर आ सकता है, उत्पादन बंद हो सकता है, कारखाने, उद्योग धंधे हैं, सभी को पानी की आवश्यकता होती है। तो मैंने ये सोचा कि ये इससे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जल है तो पेड़ हैं, पेड़ से पर्यावरण है और पेड़ पौधों से ही बारिश आती है, आपका मानसून आता है और हमारी जो धरती है ये धरती माता का गहना भी है पेड़। तो इन सब बातों को लेकर के मैंने सोचा कि इसमें कुछ अलग से किया जाए जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में पता लग सके। तो मैंने, क्योंकि बात पर्यावरण की थी, तो सबसे उचित माध्यम जो है वो साइकिल है और पर्यावरण के लिए तो मैंने साइकिल से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और पर्यावरण का संरक्षण भी होता है। तो मैं ये साइकिल यात्रा लेके चला कि अधिक से अधिक लोगों तक मैं जाऊं। लेकिन आप राजस्थान निकल गए, पूरा भारत भ्रमण की तरफ निकल गए। हाँ, क्या ऐसा पहले सोचा था आपने कि ऐसा? नहीं, मैंने इतना नहीं सोचा था, लेकिन जो प्यार मुझे हरियाणा से मिला, डबवाली से मिला, आप सब लोगों से, प्रेस और मीडिया ने जो मुझे प्यार दिया, उससे मुझे ये प्रेरणा और ये मोटिवेशन जो है मुझे आप लोगों से मिला कि मुझे जब इतना लोग प्यार कर रहे हैं, मेरा जो मिशन है उसको इतना समर्थन मिल रहा है, तो इसको मुझे आगे बढ़ाना चाहिए। और इसी प्यार के चलते मुझे जो है जो शक्ति और ऊर्जा मिली है आप लोगों से, तो मैं इसको ज़्यादा आगे लेके जाना चाहता था। बड़े अधिकारियों ने मुझे समर्थन दिया, जन स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, बड़े IAS ऑफिसर ने किया। तो इस सब से जो शक्ति मिली उसी से मैं साइकिल मैं चला रहा हूं और उसी को लेकर के, और मैंने ये निर्णय किया कि अब मुझे आगे जाना चाहिए। तो हरियाणा करने के बाद मैंने निश्चय किया कि मैं भारत भ्रमण करूंगा। जी। तो फिर आप राजस्थान की तरफ निकल गए? हाँ, राजस्थान के बाद निकलने के बाद फिर मैं लगभग 2500 किलोमीटर जो है, अभी मेरे क्योंकि 3600 किलोमीटर में हरियाणा, जिसमें पूरा हरियाणा और सिरसा के तो लगभग 100 गांव
और फतेहाबाद ज़िले के भी मैंने 50-60 गांव में मैं गया। तो ये सारा करने के बाद लगभग मेरा 3600 किलोमीटर के बाद मैंने आगे का सफ़र किया। तो राजस्थान के बाद फिर मैं लौट के वापस नहीं आया। और अभी दिवाली के इस उत्सव के इस अवसर पर मैं अभी पटना में मेरी यात्रा है, और पटना में मेरे अभी 5800 किलोमीटर और 47 ज़िलों के मैं सफ़र कर चुका हूं, जिसमें हरियाणा के 21 ज़िले, 2 ज़िले पंजाब के, 12 ज़िले राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के 12 ज़िले और 5 ज़िले बिहार के। तो इन ज़िलों से होता हुआ अभी मैं पटना में 2 दिन रहा। वहाँ लाइनिज़म ने जो मुझे प्यार दिया, क्योंकि लाइनिज़म का मैं इंटरनेशनल मेंबरशिप मेरे पास है, तो उन्होंने जो मुझे प्यार दिया है और जो मेरा स्वागत किया और मेरी सारी यात्रा का व्यवस्था की है, और उसके मैं बहुत अभिभूत हूँ। अब विशेषकर मैं पटना की बात करूँ तो नेहा प्रसाद मैम हैं, और प्रदीप खेतान जी हैं, और के चांदना जी हैं। उन लोगों ने मेरी इस यात्रा को बहुत प्यार किया, वहाँ के अधिकारियों से मुझे मिलवाया, और प्रेस और मीडिया ने जो प्यार पटना में दिया वो जो है मुझे शक्ति देता है। क्या बात है। वो कहते हैं ना कि अकेला ही चला था जानवे मंजिल की तरफ, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। लेकिन एक बात है सुभाष जी की, अगर हम यात्रा करते हैं, 2-3 घंटे की यात्रा करनी होती है, जहाँ कहीं आस पड़ोस में जाना होता है, जहाँ कहीं किसी शहर में जाना होता है, तो हम लगभग 5-10 दिन पहले तैयारियां शुरू कर देते हैं, बैग बांधना और सामान ये लेना, ये चीज़ें लेना। लेकिन आप अपनी यात्रा को किस तरह से? मैंने जब भारत भ्रमण की तैयारी मैंने की, पूरा हरियाणा होने के बाद, जब 3500 किलोमीटर के बाद मैं निकला हूँ, तो मैंने कुछ नहीं सोचा। मैं सुबह जैसे 6 बजे, मैं उस रात में चौटाला गांव में था रात्रि को, तो सुबह मैंने सोचा यार किधर जाना चाहिए। तो एकदम मेरे माइंड में आया कि यार अब रुकने की आवश्यकता नहीं है, और जो लोग प्यार कर रहे हैं उसके प्यार को कम नहीं होने देना, किसी की उम्मीद में टूटने नहीं दूंगा। लोग कह रहे थे कि आप इतनी यात्रा कर रहे हो, क्या भारत का कार्यक्रम है? तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में थी, और मैं बिना किसी तैयारी के और सीधा ही मैंने साइकिल को जो है सूरतगढ़ की तरफ या संगरिया से होता हुआ और मैं राजस्थान में प्रवेश मैंने किया। लेकिन इन आंखों के सामने लंबी गहरी सड़क होती होगी और मील पत्थर आपके आसपास से गुजरते होंगे, बहुत कुछ गुजरता होगा। हाँ। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि आप अपने साथ क्या क्या रखते हैं, क्या सामान वगैरह रखते हैं? मेरे पास एक बैग है, उसमें मेरा बस 2 कपड़े हैं और अपना सेव का सामान, साबुन, और बस ज़्यादा अधिक सामान नहीं है। बाकी मोबाइल, टॉर्च, कैमरा और पावर बैंक है जो मोबाइल के लिए ज़रूरी है। साइकिल के ऊपर टॉर्च है, अगर थोड़ा बहुत रात को चलना पड़े तो उसका प्रयोग करता हूँ। और सुभाष जी एक बात और भी है कि रास्ते में कहीं साइकिल की हवा कम हो जाए, पंचर हो जाए, कोई ऐसी दिक्कतों से आपको सामना करना पड़ा हो? मैंने जो मेरा अनुभव रहा, और ये क्योंकि मैं गुरु नानक देव को मानता हूँ, गुरु जम्बेश्वर को मानते हैं, और वो ऐसे संत हुए हैं कि विश्व के इतने बड़े संत, जो इसके बाद मुझे लगता नहीं इतना बड़ा कोई वैज्ञानिक, कोई अर्थशास्त्री आज तक पैदा नहीं हुआ जिन्होंने 600 वर्ष पहले पानी की और पर्यावरण की महत्ता को समझा था। और तो मैंने उन दोनों के जो आगे झंडे लगाए हुए हैं, और प्रकृति जो है उससे तो ऊपर कोई नहीं है। तो ये प्रकृति का प्यार है, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ उससे प्रकृति मेरे से खुश है, तो उस वजह से मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। साइकिल की आप बात करें तो अभी तक मेरी साइकिल में कोई पंचर नहीं हुआ, मेरी कोई दुर्घटना, कोई ऐसा कोई इवेंट कोई ऐसा नहीं हुआ जिससे मुझे कहीं भी कोई संकट। क्या बात, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। लेकिन रास्ते का खर्चा, रात रहने का खर्चा, कहाँ रहा जाएगा, कैसे रह, ये कैसी योजनाएं बनती हैं? रहने का खर्चा तो बहुत जगह तो मंडी समितियों में मुझे जगह मिली, लाइनिज़म के लोगों ने मुझे जगह दी, मंदिर, धर्मशाला या गुरुद्वारा उन्होंने दी, या गांव में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। मैं ये कहता हूँ कि रहने की मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और अगर 1-2 जगह आई है तो वो इस तरह के सफ़र में मामूली बात है। अगर थोड़ी बहुत मुसीबतें नहीं आएगी तो जो आनंद जो आता है उसका भी मज़ा कम हो जाता है। तो लाइनिज़म से बहुत प्यार मिल रहा है, और मंदिर, धर्मशाला या कहीं भी मैं रुक जाता हूँ। कितने किलोमीटर तय कर लेते हैं एक दिन में? एक दिन में मेरा जो प्रतिशत एवरेज जो आता है वो 55 और 60 किलोमीटर आता है। मैं 10 या 12 घंटे तक जो है मैं चलता हूँ दिन में, और शाम को 7 बजे के बाद नहीं चलता।
60 वर्ष की उम्र है दोस्तों। शरीर का चेकअप, बीमारियों का नहीं डर? नहीं, हाँ बिल्कुल, शरीर में किसी प्रकार की कोई नहीं है। अगर छोटी मोटी घुटने में मुझे पेन था जब मैं चला था, लेकिन मैं उस पेन में चलता रहा और वो पेन साइकिल यात्रा से दूर हो गया। लेकिन ये वाहवाही मिलना और लोगों का यही, आपको हाँ, सम्मानित करना, यही मेरा ख्याल लगता है कि आपके ये साइकिल जो को। आज वर्चुअस क्लब में यहाँ डबवाली में हूँ और इससे मुझे ये अभिभूत करती है, ये जो प्यार है आपका, ये मुझे इतना रोंगटे खड़े करने वाला। सुभाष अरोड़ा जी मेरे साथ बैठे, इससे मुझे जो शक्ति मिलती है वो सब जो है सभी समस्याओं से, साइकिलिंग से और से वो बहुत ऊपर है सर। अच्छा, मैं एक और विशेष बात आप में देखता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय जो यात्रा का है वो स्कूलों में भी गुजारते हैं, बच्चों से ज़रूर मिलते हैं। हाँ, वो देखिए हमारा जो आज के जो श्रेष्ठ दिमाग है वो स्कूल और कॉलेजेस में है, और वो जो युवा हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, और उनका जो उनकी सोच है उस सोच को बदलना, और जल कितना महत्वपूर्ण है उन्होंने अपने घर परिवार में इस बात को बताना है, अलग अलग एरिया में जा कर के बताना है। तो वो मुझे बड़ा उचित एक माध्यम लगता है कि स्कूल कॉलेज में, और जो सम्मान मिलता है उससे मुझे ऊर्जा मिलती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब भी मैं कुछ थकान महसूस करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि नज़दीक कोई स्कूल कॉलेज है तो मैं वहाँ जाता हूँ, तो वहाँ मेरी थकान ठीक हो जाती है। क्या बात है दोस्तों। एक खूबसूरत बात यह है कि सुबह उठकर यह भी तय नहीं होता कि कहाँ जाना है, किस जगह जाना है, कितने किलोमीटर जाना है। और सुभाष जी ने लगभग 21 घंटे साइकिल चलाकर कितने किलोमीटर तय किया था? मैंने उस दिन सुबह 9 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक, सीकर से जयपुर 170 किलोमीटर है, और मैं 170 किलोमीटर बिना रुके चला गया। बस बीच में खाना पीना या एक दो धार्मिक जगह थी वहाँ पे मैंने विजिट किया, खाटू श्याम वगैरह, और मैं लगभग उस दिन 17 घंटे साइकिल चलाई, लगातार चलाई, और ये एक जुनून से चलाई। मैं देखना चाहता था कि कितना मैं कर सकता हूँ, और ये मैं कर पाया। ये मेरे लिए बड़ा मुझे अच्छा लगा, और इससे मुझे बहुत ही आनंद भी आया सर। क्या बात है, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। यूं ही दुनिया में हर किसी की जय जयकार नहीं होती, लेकिन घर वालों का क्या रिस्पॉन्स है कि आप निकल जाते हैं, पता ही नहीं लगता कि आप कहाँ चले गए, और फिर वो फ़ोन करते होंगे आपको कि विश्नोई साहब कहाँ हो। घर वालों की चिंता फिक्र, ये एक पर्सनल सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। सवाल आपका बहुत अच्छा है, इसका मैं सीधा सा जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन शुरू में अच्छा थोड़ा सा दिक्कत थी, क्योंकि कोरोना काल भी रहा। जिस टाइम मैं चल रहा था तो उन्होंने कहा आप कहीं बीमार हो जाओगे, एक्सीडेंट हो जाओगे, उनको चिंता रहती थी इससे क्या हासिल होने वाला है, लोग क्या इसको क्या मानने वाले हैं, कुछ और काम करो जिससे कोई पैसा आए। बहुत से लोगों ने ये कहा कि ये पागलपन है, मूर्खता है, ये ऐसे कर रहा है, इसको समझाओ। मेरे भाई जो हैं वो भी कहते थे कि सभी हमें ये कहते हैं कि इसको आप समझा नहीं सकते, लेकिन मेरा जुनून था, और मुझे तो पता था कि ये जो लोग जो नेगेटिव मुझे बोलते हैं ये मेरी शक्ति है, और उन्हीं से मैंने प्रेरणा ली कि जो मुझे ये कहता था कि ये आप नहीं कर सकते, मैंने वहीं से ताकत ली साहब। क्या बात है, वहीं से ताकत ली। और कभी मन में ऐसा नहीं आया कि चल यार वापस घर चलते हैं? नहीं, आनंद आ रहा था। घर पे मैं फ़ोन पे बात करता हूँ, और जब चलता हूँ तो लाइव लोकेशन दे देता हूँ कि मैं जो चल रहा हूँ आप देख सकते हो। फेसबुक के ऊपर मैं अक्सर लाइव रहता हूँ। ये मेरा आप कहीं भी देखो, हर 5 या 10 किलोमीटर के बाद एक जो पोस्ट आती है वो किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग की, किसी पुलिस थाना की, या यूनिवर्सिटी या कॉलेज का गेट आता है, तो वो मेरा ये रहता है कि इट मीन मैं वहीं हूँ, ये मेरा रहता है। और अभी जो है घर वाले बहुत सपोर्ट करने लगे हैं, और वो कह रहे हैं कि अच्छा कर रहे हो। सभी लोग अब जो भी मिलता है वो ये कहता है कि वो आपके जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बड़ी हिम्मत से कर रहे हैं। क्या बात है। और चलते चलते क्या संदेश देना चाहोगे युवाओं को, विशेष तौर पर उन बच्चों को कि जो मोबाइल्स में डूबे रहते हैं? ये देखिए, युवाओं के लिए सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि जो सोच है और उसको आप मजबूत कीजिए, बड़ा सपना देखिए, और कुछ नया करने के लिए मैं सीधी सी बात अगर मैं कहूँ तो ये है कि आराम परस्ती जो है वो हमारे लिए जो है एक तरह से अभिशाप है,
और जो मुसीबत और जो संकट है वही ज़िंदगी है। और जब भी युवाओं को यही संदेश है कि जब भी उनको लगे कि जीवन जो है वो इजी हो गया है, आप उसको, मैं कंफर्ट जोन बोलूँगा, आप उससे बाहर निकलिए, क्योंकि जो आराम परस्ती है वो जीवन का जो आपका जो ग्रोथ है, जो प्रोग्रेस है, उसको रोक देती है। तो संघर्ष कीजिए, और संघर्ष से बहुत नए नए जो हैं आपको रास्ते निकलेंगे, नए दरवाजे खुलेंगे, नए लोग मिलेंगे और आगे बढ़ने के बहुत से अवसर प्राप्त होंगे। क्या बात है, जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम। आगे का क्या प्रोग्राम है पटना का? पटना के बाद फिर कैसा और कब, कितनी तारीख को शुरू कर रहे हैं? पटना से अभी जैसे लाइनिज्म के लोगों ने जो प्यार देना शुरू किया है, वो इसका रूट जो है वो तय कर रहे हैं। और अभी क्योंकि अगर वहाँ हूँ तो वहाँ से, पटना से आपका नेपाल नज़दीक है, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि नेपाल में प्रवेश करूँ, नेपाल की लाइनिज्म को देखूँ, वहाँ के लायंस के जो लोग हैं वो क्या काम करते हैं। मेरा यात्रा का मतलब जल बचाओ, पर्यावरण के साथ साथ ये भी है कि जो ग्राउंड रिपोर्ट है भारत की, जो देश की जो ग्राउंड रिपोर्ट है, कहाँ पे किस प्रकार से लोग कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, उन सब की स्टडी करना, ताकि मैं उसको एक किताब का रूप दे सकूं और लोगों को बता सकूं कि हरियाणा में अगर मैं बात करूं तो यहाँ की जो सरकार है वो उसकी बढ़िया है, अच्छा है। अगर वेलफेयर की बात करें तो हरियाणा अभी तक जो मैंने सफ़र किया उसमें हरियाणा नंबर 1 है। और पर्यावरण की बात करें तो हम अभी काफ़ी पीछे हैं पर्यावरण पर। आप लोग और वर्चुअस क्लब है या लायंस है बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत किया जाना बाकी है। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण की बहुत अच्छा है मैंने जो देखा, और आगे आगे तो जो स्टेट आएंगे उससे पता लगेगा कि कितना काम वहाँ हो रहा है। और इन चीज़ों का इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है हमारे यहाँ। तो वो लोग जो हैं मेहनती हैं, डेडिकेटेड हैं और देश के लिए काम करने वाले हैं। बिहार के लोग जो मिले, बड़ा मीठी बोली और बहुत संस्कृति से प्यार करते हैं सर पटना के लोग, और उत्सव जो है उनका आनंद लेते हैं। अभी उन्होंने बताया कि आप जो मैं अभी जो है 8 तारीख से वापस अपनी यात्रा पर जाऊंगा, और पटना से जो है वो मैं नेपाल की तरफ जाऊंगा, और नेपाल से सिल्लीगुड़ी या गंगटोक की तरफ से पश्चिम बंगाल के कोलकाता और उसके बाद उड़ीसा, यहाँ तक का निश्चित है। आगे का कार्यक्रम वो मैप के आधार पर जो है वो बनाया जाएगा। तो मेरे लिए कोई सीधा रास्ता नहीं होता, अधिक दूरी का रास्ता चुनता हूँ जिसमें अधिक से अधिक शहर आएँ, अधिक से अधिक गांव आएँ। आवश्यक नहीं है कि वो नेशनल हाईवे है, चाहे वो स्टेट हाईवे हो, डिस्ट्रिक्ट हाईवे हो। मुझे तो अधिक से अधिक लोगों से मिलना है, अधिक से अधिक लोगों की जो वहाँ की भौगोलिक जो स्थिति है उसके बारे में उसका अध्ययन करना, ये भी मेरा एक मकसद है, ताकि मैं उसका अधिक से अधिक। आज मैं सतीश जग्गा जी से मिला और उन्होंने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया कि आप इसमें एक कुछ ऐसा रजिस्टर या कुछ ऐसा लगाइएगा और लोगों से हस्ताक्षर लीजिए कि भी किस चीज़ के ऊपर काम किया जाना चाहिए। जैसे एजुकेशन है, हमारी एजुकेशन, अगर वो कहते हैं कि अगर हम पानीपत की लड़ाई या बाबर अकबर ने क्या किया उसके ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ पर्यावरण है, जल है या पृथ्वी है, या इन चीज़ों से जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, जो हमारा आने वाला कल है उसको हम बचा सकें, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम कुछ दे सकें। इसके ऊपर क्यों ना एक जो है पाठ्यक्रम सरकार लागू किए। तो इसके ऊपर आप कोई ऐसा पूरे आप इंडिया में जाओगे, क्योंकि अभी मैं 5 स्टेट में गया हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम 20-21 राज्यों का मैं और दौरा करूँ, तो वहाँ से भी एक इस तरह का देखें कि और भारत सरकार को वो चीज़ सौंपी जाए कि पूरा देश जो है ये चाहता है, तो वो सरकारें उसके ऊपर समीक्षा कर सकें। बहुत बढ़िया प्रयास है दोस्तों सुभाष जी का। निश्चित तौर पर साइकिल से यात्रा करते हैं और पटना के बाद नेपाल निकलेंगे, यानी कि पूरा भारत दर्शन करने का एक योजना है। तो हम टू द पॉइंट की ओर से आपको शुभकामनाएं भी देते हैं कि आपकी यात्रा सफल हो। और बहुत बहुत आभारी हूँ वर्चुअस क्लब का, जो मुझे यहाँ आमंत्रित किया और जो मान सम्मान दिया नरेश शर्मा जी ने, परमजीत कोचर जी ने
और सभी लोगों ने, सुभाष अरोड़ा जी को पता लगा तो ये भी चल कर के आए यहाँ। और आपका तो मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, साथ साहब हैं तो ये शान है डबवाली के। और अगर इस फील्ड की बात करें, चाहे वो ब्लड डोनेशन है, एजुकेशन है, हेल्थ है, इसके ऊपर जितना काम वर्चुअस क्लब पिछले 25-30 वर्षों से मैं समझता हूँ जो कर रहा है, वर्चुअस क्लब का एक नाम है। तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि ऐसी एक पवित्र भवन में मैं आया जिसका नाम ही वर्चुअस है। तो बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए फिर एक और उड़ान की तरफ चलते हैं। और ज़िंदगी कहाँ रुकती है, ज़िंदगी तो चलने का नाम है और चलना ही ज़िंदगी है। आप ऐसी शख्सियतों से रूबरू होते रहें, इनसे प्रेरणा लेते रहें और ये कुछ करना चाहते हैं, आप कहीं भी हैं, जहाँ भी हैं, शुभकामनाएं देते रहें और इस स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने अमूल्य सुझाव ज़रूर दें और मुस्करा कर कहें ज़िंदगी जिंदाबाद।